हे गाइस, सभी का वेलकम है। आज करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज आर्टिकल को। देखो ये क्यों जरूरी है। ये आपकी रीडिंग को बहुत तेजी से इन्हांस करता है। आप अगर फ्रंट पेज आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं हर रोज 10 से 15 मिनट, है ना, इतना टाइम लगता है इस एक्सरसाइज में, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, इसलिए मैं वीक में एक दिन ऐसी वीडियोस जरूर लाता हूं। आज क्या करेंगे, ये आप इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज देख रहे हो ना, मैं सारी की सारी हेडलाइंस आपके साथ पढ़ूंगा, सारी की सारी हेडलाइंस आपके साथ पढ़ूंगा, ठीक है। और एक बड़ा वाला जो आर्टिकल है, मेगा आर्टिकल, इसको भी कवर करूंगा। मैं होप करता हूं आप इस सेशन से कुछ सीखेंगे और इसको हर रोज अपनी जो है ना रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। गेम चेंजिंग सेशन होगा अगर आप 10-15 मिनट हर रोज फ्रंट पेज को देना शुरू करें। चलिए फर्स्ट हेडलाइन के साथ बढ़ते हैं अपने आगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। आई थिंक इट्स कंफर्टेबली विजिबल नाउ, है ना। चलिए देखो, कह रहा है आफ्टर सुशांत टीआरपी केस महाराष्ट्र स्टॉल्स, सीबीआई मूव्स, स्क्रैप्स कंसेंट टू प्रोब केसेस। कह रहे सुशांत के बाद, एसएसआर के बाद और टीआरपी केस के बाद महाराष्ट्र जो है ना वो स्टॉल करता है सीबीआई मूव्स को। देखो, स्टॉल करने का मतलब होता है किसी को रोकना। स्टॉल का मतलब क्या होता है, हिंडर करना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, इंपीड करना, है ना, सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये महाराष्ट्र जो है रोकता है सीबीआई से, सीबीआई मूव्स को। सीबीआई को कोई भी जांच देने को रास्ते में आ जाता है, कह रहा है मैं जांच देने नहीं दूंगा सीबीआई को। और यही महाराष्ट्र स्क्रैप भी करता है, कचरे में भी फेंकता है उस कंसेंट को, उस मंजूरी को जो थी प्रोब करने की, केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की, मामलों को। तो पहले तो ये मान गया था कि आप ले लो, हमारी सीबीआई को केस दे दो, है ना, हमारा कोई भी। बाद में इसने सारी की सारी वो कंसेंट जो महाराष्ट्र ने दी थी उसको स्क्रैप भी कर दिया। स्क्रैप, देखो स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में मतलब होता है किसी चीज को कबाड़ में डाल देना, फेंक देना। तो इसने वो सारी की सारी मंजूरी कबाड़ में फेंक दी है। कह रहा है कोई मंजूरी नहीं, कोई भी केस को मैं प्रोब नहीं करने दूंगा सीबीआई का यहां पे महाराष्ट्र के अंदर। इस हेडलाइन के बाद पास वापिस आएंगे, पहले बाकी की हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। ये वाला पूरा आर्टिकल हम करने वाले हैं, है ना। चलिए अगली हेडलाइन की तरफ बढ़े, आ जाओ। विमेन आर बैक, सीधा सा इसका मतलब है औरतें वापस आ गई हैं, किसी काम को फिर से करने लगी है। पढ़ लेते हैं, चलो क्या रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द लॉकडाउन ऑल विमेन इंक्लूडिंग दोज ट्रैवलिंग फॉर नॉन एसेंशियल पर्पसेस वर अलाउड ऑन मुंबई लोकल्स वेडनेसडे। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इस पर ध्यान देना। कह रहा पहली दफा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा। कब से भाई, लॉकडाउन से। हुआ क्या, सभी औरतें, जिसमें इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है यहां पे, है ना, जिसमें शामिल है वो वाली जो ट्रेवल करती हैं नॉन एसेंशियल पर्पजेस के लिए, ऐसे पर्पजेस के लिए जो कि रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड नहीं है। कह रहा पहली दफा ऐसी औरतें है ना वर अलाउड, उनको अलाउ किया गया मुंबई की लोकल्स में वेडनेसडे को, बुधवार को। तो पहली दफा ऐसा हुआ, इससे पहले लॉकडाउन के बाद औरतें नॉन एसेंशियल पर्पज से जो है ना ट्रेवल नहीं कर रही थी। इस सेंटेंस में देखने वाली दो चीजें हैं। पहली चीज, न्यूज़पेपर वाले है ना वो वारों के से पहले हेडलाइंस के अंदर खास करके ऑन नहीं लगाते हैं। जैसे डे है वेडनेसडे, इससे पहले ऑन आना चाहिए, है ना। थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, ये कोई डेट है उससे पहले ऑन आना चाहिए। न्यूज़पेपर वाले नहीं लगाते हैं, ये बोलने में भी नहीं लगाया जाता। जैसे आप बोलेंगे दिस वेडनेसडे दिस हैपेंड, दिस वेडनेसडे, आप बोलने में ऐसा बोलते हैं, दिस वेडनेसडे दिस थिंग हैपेंड। आपने ऐसा थोड़ा ना बोला ऑन दिस वेडनेसडे दिस थिंग हैपेंड, नहीं, आप बोलते हो दिस वेडनेसडे वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो हम इस बुधवार को पिकनिक पे जा रहे हैं। तो वेडनेसडे को आप एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हैं, है ना, ऑन ना लगा करके सीधे इसको यूज कर रहे हैं। तो बोलने में भी ऐसा आता है और लिखने में भी ऑन से, ऑन को ये ओमिट कर देते हैं। तो अब इसको माइंड ना करें, पर आपके एग्जाम में आपको वारों से पहले ऑन जरूर लगाना है, डेट्स और डेज से पहले ऑन जरूर ही आएगा। अब यहां पे एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी सेंटेंस में। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं, शायद आपको भी आता हो वो, है ना। अगर मैं इस बीच वाले को यहां से निकाल दूं, इतने क्लोज को, इस एडजेक्टिव क्लोज को यहां से निकाल दूं, तो क्या इस सेंटेंस में कुछ चेंज करने वाला बचेगा। इस वेडनेसडे की बात नहीं कर रहे हम, इससे पहले ऑन आएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे आप बताएं, अगर ये बीच वाला यहां पे ना हो तो इस सेंटेंस में आप क्या चेंज करेंगे। चलिए बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये। देखो इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है,
इंक्लूडिंग के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में एक प्रोनाउन आएगा। विमेन के लिए, बहुत सारी औरतों के लिए हमने यहां पे लगाना चाहिए था देम। अगर एक वुमन होती तो हम लगाते हर, अगर एक आदमी होता तो हम लगाते हिम। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहां पे इंक्लूडिंग के बाद ऑब्जेक्टिव केस में एक प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगता है जब सिर्फ एक प्रोनाउन आए। अगर उस प्रोनाउन के लिए कोई एडजेक्टिव क्लोज आ रहा है, भाई कौन सी वाली, इंक्लूडिंग कौन सी वाली, जिसमें शामिल कौन सी वाली हैं, जो कि ट्रेवल कर रही है नॉन एसेंशियल पर्पसेस के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे इस एडजेक्टिव क्लोज के आने की वजह से कभी भी ऐसे केस में आप सिर्फ और सिर्फ दोज ही लगाएंगे। तो अगर अभी इस एडजेक्टिव जो फ्रेज को मैं मूव कर दूं, यहां से रिमूव कर दूं, तो आपको क्या करना है, इंक्लूडिंग के बाद में लगाना है देम को। समझ गए मेरी बात को? तो हमेशा जब जब आपके पास प्रेपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आ रहा हो, उसको ऑब्जेक्टिव केस में आप यूज करेंगे। पर अगर उस प्रोनाउन के लिए कोई एडजेक्टिव क्लोज आ रहा हो, उसके बारे में बताया हुआ, वो वाली जो ट्रेवल करती है नॉन एसेंशियल पर्पसेस के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ दोज यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन तक। केरला प्लान्स टफर लॉज ऑन ऑनलाइन अब्यूज। केरला प्लान करती है और ज्यादा कड़े लॉज को, कानूनों को ऑनलाइन होने वाली अब्यूज पे। अब्यूज का मतलब होता है किसी को बुली करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को गाली देना, है ना, किसी से पेजोरेटिव्स यूज करना, गंदी बातें बोलना। तो ऑनलाइन अब्यूज के लिए केरला प्लान कर रहा है और ज्यादा टफ और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लेकर के आएगा। चलिए टफ जानते हैं आप। टफर जो है, टफ की कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी जो अगर द लगा के हम सुपरलेटिव बना सकते हैं, द टफेस्ट। अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे। यही काम आपको रोज करना है अपने घर में। अब 10 मिनट 15 मिनट इसको दो, बहुत आप फायदा उठाएंगे। चलिए कह रहे हैं कांग्रेस एंड बीजेपी डर्ट फ्लाइज इन एमपी, रखेल आइटम एंड बैंगल्स। कह रहे कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही हैं? वो डर्ट फ्लाई कर रही हैं एमपी के अंदर। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है एमपी के अंदर, मतलब कीचड़ उछल रहा है, ऐसा समझ लें आप। कोई किसी को रखेल बोल रहा है, कोई किसी को आइटम बोल रहा है, कोई किसी को बैंगल बोल रहा है। ऐसा हो रहा है एमपी में। कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो है आपस में ये काम कर रहे हैं, रोज का काम है इनका। तो ये हेडलाइन देख करके आपको थोड़ा सा लगा होगा ये कैसे बन गई है ना। ये इसने एक छोटा सा फ्रेज बनाया, एक्चुअली पूरी हेडलाइन में कुछ समझाया नहीं इसने। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तभी ये बात आपको पता पड़ पाएगी कि कांग्रेस और बीजेपी वाले एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ठीक है ना, कभी कभी ऐसी हेडलाइन भी मिलेगी जिससे आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा हुआ क्या है यहाँ पे, ये वैसे ही है। चलो एक और अपने आर्टिकल देखते हैं। ये भी अच्छा आर्टिकल है, पहले मैंने सोचा था इसी को कवर करें फुल्ली। कह रहे मोनेटाइजेशन ऑफ आइडल लैंड, रेलवेज, डिफेंस, बीएसएनएल इन लाइन। कह रहे मोनेटाइजेशन करना है। मोनेटाइजेशन करने का मतलब क्या होता है? देखो डीमोनेटाइजेशन आपको पता है ना, आपने किसी नोट वोट को बंद कर दिया है ना, बाजार में से पैसे को कम कर दिया। मोनेटाइजेशन करने का मतलब होता है ज्यादा पैसे को लाना बाजार में। अब इसका मतलब ये नहीं है नए नोट छाप रहे हैं, मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है किसी चीज को मनी में बदल रहे हैं, उससे मनी में जैसे वो चीज बदलेगी हमारे पास पैसा जेब में ज्यादा हो जाएगा। समझ गए ना? तो कह रहे मोनेटाइजेशन करना है आइडल लैंड का, ऐसी लैंड का मोनेटाइजेशन करना है जो कि बेकार में पड़ी है, आइडल पड़ी है, जिसका सरकार के पास कोई काम नहीं है। अब उसको मोनेटाइजेशन करने का मतलब है उसको हम सेल करेंगे। समझ गए? तो आइडल लैंड को बेचने की बात हो रही है, मोनेटाइज करने की बात हो रही है। और ये कहां से हो रही है? रेलवेज, डिफेंस और बीएसएनएल जो है वो इन लाइन है, कतार के अंदर है। तो ये तीनों कतार में है, कभी इसका फिर इसका फिर इसका, ऐसे नंबर आएगा। देखो रेलवेज को शॉर्ट में RLYS लिखा जाता है ना। फुल स्पेलिंग तो आपको मालूम है, रेलवेज है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं न्यूज़पेपर में, RLYS। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडलाइन को कवर करते हैं। जस्ट ए मिनट। ये भी अच्छा है। कैबिनेट क्लियर्स डेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। कैबिनेट क्लियर करता है डेक को। देखो क्लियर द डेक एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है रास्ते को साफ करना। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, रास्ते को कर दिया है साफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होती है ये आपको आर्टिकल पढ़ने में मालूम चलेगा। काउंसिल वर्ड को नोट करें, इसका मतलब होता है एक मीटिंग। तो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग जो है, ये डिस्ट्रिक्ट जो कमिटी है, उन काउंसिल्स को कैबिनेट ने बोला है कि चलो तुम बना लो, हम मना नहीं करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अभी सभी हेडलाइंस हो गई हैं, अभी हम करने वाले हैं आज का हमारा मेन आर्टिकल।
जस्ट अ मिनट, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमने ऊपर वाला देख लिया था, है ना। अब यहां से ही बढ़ते हैं आर्टिकल में कहना क्या चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी जूम इन हो गया है, शुरू करते हैं। कह रहा है, अ डे आफ्टर द सीबीआई टुक ओवर अ केस रजिस्टर्ड बाय यूपी पुलिस अगेंस्ट unknown channels and persons over alleged forging of TRPs, the Maharashtra government Wednesday withdrew the general consent given to the agency to probe cases in the state. कह रहा है एक दिन के बाद, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। अच्छा, किस चीज के? जब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, पास्ट टेंस में अपने ऊपर ले लिया। टेक ओवर करना मतलब किसी चीज का जिम्मा लेना। जब सीबीआई ने चार्ज लिया, टेक ओवर किया एक केस को। अच्छा, कौन सा केस था? जो कि रजिस्टर्ड था, जिसको रजिस्टर किया गया था, बाय लगा के बता रहा है किसके द्वारा? यूपी पुलिस के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, किसके खिलाफ था केस? अगेंस्ट लगा के बता रहा है अननोन चैनल से खिलाफ, ऐसे चैनल से खिलाफ, न्यूज चैनल से खिलाफ, या कोई भी चैनल्स होंगे, टीवी चैनल्स जो कि अननोन है, और पर्सन से खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ। अच्छा, क्यों रजिस्टर किया गया था? ओवर लगा के बता रहा है ऐसी फजिंग के लिए, ऐसे गलत काम के लिए, ऐसे मैनिपुलेशन के लिए। फजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, है ना, चीजों के साथ। तो कह रहा है अलेज्ड फजिंग के लिए, अलेज्ड मतलब कथित तौर पे, फजिंग मतलब छेड़छाड़। और फजिंग किसकी? टीआरपी की, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की। तो कह रहा है एक दिन के बाद जब सीबीआई ने यूपी पुलिस का केस अपने ऊपर लिया, उसके बाद हुआ क्या? अब देखो आगे बता रहा है कॉमा लगा के यहाँ पे। एक दिन बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ना बुधवार को विड्रॉ कर लिया, हाथ खींच लिया उस जनरल कॉन्सेंट से, उस आम तौर पे दी गई सहमति से, एग्रीमेंट से, जो दी गई थी किसको? टू लगा के बता रहा है एजेंसी को, इस सीबीआई नाम की एजेंसी को, कि वो प्रोब करे केसेस के अंदर, इस स्टेट के अंदर। समझ गए? तो जैसे ही यूपी से केस लिया सीबीआई ने, फटाफट महाराष्ट्र ने क्या बोला? हमारी जो जनरल कंसेंट है हम उसको वापस ले रहे हैं, हमारी स्टेट में कोई भी केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। जनरल कंसेंट का मतलब क्या होता है? पहले से ही आपने बोल रखा है भाई जिसकी इच्छा हो वो केस तुम ले लिया करो, हमारे यहां से सीबीआई को बोला हुआ है। तो वो कंसेंट को इसने विड्रॉ कर लिया। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें, बहुत सिंपल सेंटेंस है अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। अलेज का मतलब होता है कथित तौर पे, है ना। पर अलेज का मतलब होता है जब किसी एक आदमी ने या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी चीज को अलेज किया हो। जैसे यहां पे अलेज फजिंग जो है, ये बताइए यूपी पुलिस ने, ठीक है ना, अलेज्ड। अगर अलेज्ड बहुत लोग कह रहे हैं किसी काम को, यूपी पुलिस के साथ में महाराष्ट्र पुलिस भी कह रही है, उसके साथ में राजस्थान पुलिस भी कह रही है, उसके साथ में आम जनता भी कह रही है, तो अलेज्ड नाम का वर्ड किस में बदल जाता है? यहां लिख देता हूं, परपोर्टेड। समझ गए ना? तो अलेज्ड और परपोर्टेड में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का मतलब होता है कथित तौर पे। अलेज्ड का मतलब होता है किसी एक आदमी या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, परपोर्टेड का मतलब है जनरल पब्लिक भी यही मानती है। तो अलेज्ड और परपोर्टेड को नोट करें। फजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, इसके लिए बहुत सारे अपने पास वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग इसका मतलब भी होता है छेड़छाड़। इसका एक और वर्ड है टेम्परिंग। ये जो क्रिकेट देखते होंगे उनको मालूम होगा, बॉल टेम्परिंग क्या होती है? बॉल के साथ छेड़छाड़, है ना, वो भी फजिंग ही होती है। एक और वर्ड होता है इसके लिए फॉल्सिफाइंग। फॉल्सिफाई का मतलब होता है किसी चीज को झूठा बनाना। आप जैसे किसी एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो भी आप फॉल्सिफाई करेंगे, फर्ज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेंट का मतलब होता है राजीनामा, है ना, किसी चीज के लिए आप हामी भरते हैं, एग्रीमेंट। चलो कह रहा ऑफिशियल सोर्सेज, थोड़ा सा मुझे और जूम इन करना पड़ेगा इसको। हाँ, कह रहा ऑफिशियल सोर्सेज told the Indian Express that the move follows apprehension in the state government that the CBI would take over a similar case on alleged fudging of TRPs in Maharashtra in a bid to move it away from the purview of the Mumbai police. कह सोर्सेज ने बताया, और कैसे सोर्सेज? ऑफिशियल सोर्सेज ने ऐसा कहा। अच्छा, क्या कहा? किसको बताया? पहले तो बताया इंडियन एक्सप्रेस को, और बताया ये दैट लगा के बता रहा है कि ये जो हरकत है ना महाराष्ट्र की, द मूव है जो, और ये क्या है हरकत? ये फॉलो करती है उस एप्रीहेंशन को, उस डाउट को, उस फियर को। एप्रीहेंशन मतलब डाउट या फियर। तो कह रहा है ये मूव फॉलो करती है उस डाउट को हमारी इस स्टेट में, महाराष्ट्र में, इस गवर्नमेंट में, दैट वो ये कि सीबीआई जो है ना वुड टेक ओवर, वो टेक ओवर कर लेगी, फ्यूचर में उसका टेक ओवर करना संभावित है, वुड टेक ओवर, एक ऐसे ही केस को
और किस पे है वो, जो कि अलेज्ड फजिंग पे है, जो कि अलेज्ड फॉल्सिफाइंग पे है, मैनिपुलेशन पे है टीआरपीस के महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा क्यों कह रहा है, इन अ बिड टू, इस काम को करने के लिए सीबीआई क्यों टेक ओवर करेगी, इन अ बिड टू, इस काम को करने के लिए, इसको मूव करने के लिए दूर, अवे परव्यू से मुंबई पुलिस के। तो हुआ क्या है, ये रिपब्लिक भारत के पीछे पड़ी है महाराष्ट्र पुलिस, इसको डर लगता है, रिपब्लिक भारत तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। अब जैसे ही हम सीबीआई को महाराष्ट्र में घुसने देंगे, ये रिपब्लिक भारत वाला केस हमसे ले लेगी। तो कह रहा है इसलिए इन्होंने इस एप्रीहेंशन के मारे कि सीबीआई कहीं ऐसा ना हो वुड टेक ओवर कर ले ऐसे ये केस को जो हमने भी बनाया है फजिंग पे टीआरपीस के महाराष्ट्र में, कह रहे ताकि इसको मूव कर ले सीबीआई हमारे परव्यू से, हमारे दायरे से। तो ऐसा डर के मारे इन्होंने उस कंसेंट को वापस ले लिया कि सीबीआई हमारी स्टेट में कोई भी केस को प्रोब कर सके। समझ गए ना। तो रिपब्लिक भारत से ही ये अपना केस जो है खुद ही जो है सेटल करना चाहते हैं, तो इस वजह से चाह रहे हैं सीबीआई बीच में ना पड़े। वर्ड देखने वाले देखो, एप्रीहेंशन बता दिया मैंने आपको, डर है ना, फियर, डर और डाउट को बोलते हैं एप्रीहेंशन। इसका एप्रीहेंशन का एक और मीनिंग होता है, खबरी पे मैंने आपको करवाया था, किसी की गिरफ्तारी या अरेस्ट। अरेस्ट को भी एप्रीहेंशन बोलते हैं और डर को भी एप्रीहेंशन, फियर को भी एप्रीहेंशन बोलते हैं। अभी आपको देखना पड़ेगा क्या वर्ड कहां पे काम कर रहा है। जैसे आपने ऐसा देखा, द एप्रीहेंशन ऑफ द क्रिमिनल कम्स आफ्टर 3 मर्डर्स। जो क्रिमिनल है, जो ये अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी होती है कम्स आफ्टर, बाद में, किसके, 3 मर्डर्स के, 3 मौतों के। तो 3 कत्ल करने के बाद इसका एप्रीहेंशन हुआ है। तो वहां पे एप्रीहेंशन का मतलब होगा अरेस्ट, और वैसे इसका मतलब होता है फियर या डाउट। तो आपको अपने विवेक से देखना पड़ेगा क्या कर रहा है काम यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ बिड टू मतलब होता है इस मकसद से, इस काम को करने के। परव्यू का मतलब होता है स्कोप, स्कोप या हिंदी में बोलते हैं दायरा। चलो एक और इसका सेंटेंस बचा है, फिर हो सके तो हम एक और आर्टिकल ले लेंगे, अभी तक शायद लंबी क्लास नहीं हुई है आज की ना। आफ्टर रजिस्टरिंग एन FIR on October 6th, Mumbai police had alleged that 3 channels, including Republic TV, were prima facie involved in manipulating TRPs. कह रहा आफ्टर रजिस्टरिंग, रजिस्टर करने के बाद में, किसको, एक FIR को, और कब, अक्टूबर 6। देखो यहां पे इसने ऑन लगा दिया है ना, अक्टूबर 6 को एक FIR को रजिस्टर करने के बाद मुंबई पुलिस ने अलेज किया था, मुंबई पुलिस ने ऐसा आरोप लगाया था, और क्या लगाया था, दैट लगा के बता रहा है कि 3 चैनल्स जिसमें इंक्लूडिंग शामिल है रिपब्लिक टीवी भी, कह रहा वो थे वर इन्वॉल्व। और कैसे इन्वॉल्व थे, प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मतलब हिंदी बोलते हैं प्रथम दृष्टया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू पे। प्राइमा फेसी मतलब होता है आपको पहली नजर में जो सच लगे वो प्राइमा फेसी ट्रूथ हो गया। समझ गए ना, तहकीकात करेंगे तब आपको पता लगेगा हुआ क्या था। तो ये इसका कहना है मुंबई पुलिस का कि 3 चैनल्स जिसमें रिपब्लिक चैनल भी शामिल है, रिपब्लिक टीवी भी, ये प्राइमा फेसी इन्वॉल्व थे, मतलब पहली दफा में देखने में लगता है कि इन्वॉल्व थे, है ना। और कैसे, इन मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व थे टीआरपीस को। तो ये बोला है मुंबई पुलिस ने, ऐसा अलेज किया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमा फेसी को आप तोड़ भी सकते हैं। प्राइमा मतलब फर्स्ट, फेसिस मतलब फेस। तो पहले फेस से जो आपको देखने को लगे वो प्राइमा फेसी होता है, जो फेस वैल्यू से आपको मालूम चले। आगे कह रहे रिपब्लिक टीवी हैड सब्सिक्वेंटली अप्रोच द बॉम्बे हाई कोर्ट वेयर इट्स काउंसिल हरीश साल्वे आस्क्ड फॉर द केस टू बी ट्रांसफर्ड टू द सीबीआई। कह रहे यही रिपब्लिक टीवी है ना, अर्णब गोस्वामी वाला रिपब्लिक टीवी, इसने सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब इसी के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, इसी काम के नतीजन, इसने अप्रोच किया था बॉम्बे हाई कोर्ट को, जहां पे इसके काउंसिल ने, इसके सलाहकार ने, हरीश साल्वे जिसका नाम है, मांगा था, आस्क फॉर किया था इस केस को ट्रांसफर किए जाने के लिए सीबीआई को। तो ये जाकर के इन्होंने हाई कोर्ट में बोला कि महाराष्ट्र पुलिस से लेकर के सीबीआई को दे दो ये केस पूरा टीआरपीस वाला। इस सेंटेंस में देखने वाला क्या है, वर्ड आया है काउंसिल। आपने एक नीचे वर्ड देखा था काउंसिल, ये वर्ड आया है काउंसिल। ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। मेरे को लगता है ज्यादातर लोग इनको एक ही वर्ड मानते हैं। ये पहले वाले वर्ड का मतलब होता है एक मीटिंग या एक कमेटी, काउंसिल। दूसरे वाले वर्ड का मतलब होता है किसी को सजेशन देना, है ना, ये एक वर्ब भी होती है, और नाउन फॉर्म में मतलब होता है सजेशन देने वाला, सलाहकार। समझ गए ना। तो काउंसिल मतलब मीटिंग, काउंसिल मतलब सलाह या सलाहकार। तो ये इसका काउंसिल था, सलाहकार था, CIL वाला काउंसिल नहीं था ये, है ना। ये काउंसिल था किसका, रिपब्लिक टीवी का, हरीश साल्वे इसका नाम था।
इसका सलाहकार था, इसका वकील था, और सीबीआई के लिए ये जाकर के केस जो है बोला जाकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल तो यही है, पेज 2 पे आपको जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हम एक काम करते हैं, ये नीचे मोनेटाइजेशन वाला आर्टिकल है ना, ये और पढ़ लेते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, इसको पढ़ करके भी आपको अच्छा लगेगा। जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, ये ठीक रहेगा ना, शायद इसमें पूरा पढ़ पाएंगे हम। चलो, मोनेटाइजेशन आपने देख लिया था, 3 जगहों पे होने वाला है, रेलवे, डिफेंस और बीएसएनएल में। अब देखो आगे क्या कर रहा है। द सेंटर इज एट एन एडवांस स्टेज ऑफ मोनेटाइजिंग आइडल लैंड असेट्स ऑफ की मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिफेंस, and plans to use the resources generated to create infrastructure assets across the country. The Indian Express has learnt. कह रहे जो सेंटर है वो एक एडवांस स्टेज पे है। एडवांस स्टेज मतलब बहुत आगे के एक कदम पे है ना, मतलब होने वाला है इस काम को, लास्ट स्टेज पे है, वो भी समझो। तो सेंटर जो है एडवांस या लास्ट स्टेज पे है मोनेटाइज करने की, बेचने की बेकार पड़ी आइडल लैंड को, जमीन को और इनके एसेट्स को। एसेट का मतलब होता है आपकी पूंजी, तो ये जमीन भी एक पूंजी है ना। तो सेंटर की जो लैंड एसेट्स है जो बेकार पड़ी हैं उनको बेचने के एक एडवांस स्टेज पे है। अब देखो ये एसेट किसके हैं, ये हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रियों के और डिपार्टमेंट्स के, जिसमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग लगा के बता रहा है। रेलवे शामिल है, टेलीकम्युनिकेशन शामिल है और डिफेंस हमारा रक्षा मंत्रालय शामिल है। कह रहा सेंटर है एक एडवांस स्टेज पे। आगे क्या कर रहा है, यही एंड लगा के बता रहा है, यही सेंटर जो है ना, देखो ये सेंटेंस कंटिन्यू है इसी सब्जेक्ट के साथ। यही सेंटर प्लान करता है यूज करने का इन रिसोर्सेज को जो जनरेट होंगे। देखो जमीन को बेचा जाएगा, मोनेटाइज किया जाएगा तो पैसा आएगा, तो यही सेंटर प्लान करता है कि यूज करेगा, इस्तेमाल में लेगा इस आने वाले पैसे को, इन रिसोर्सेज को जो जनरेट होंगे। अच्छा कहां इस्तेमाल करेगा, टू क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को पूरे देश के अंदर। तो जमीन बेच करके, लैंड असेट को बेच करके ये हाईवे, ब्रिज, टनल्स है ना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को अक्रॉस द कंट्री जो सेंटर है जनरेट करना चाहता है। ये कह रहा है द इंडियन एक्सप्रेस हैज लर्न, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस को जानने को मिला है ना। लर्न करना मतलब जानना, और जानने को मिला है पास्ट में तो लर्न है ना, थर्ड फॉर्म इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। यहाँ पे आपने ये वर्ड देखा लर्नड, एक ऐसा एक और वर्ड होता है लर्नेड। ये लर्नेड एक एडजेक्टिव है, ये लर्नड एक वर्ब है। इस लर्नेड का मतलब होता है बहुत ही विद्वान, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार और प्रोफेशनल, है ना। जैसे आप बोलोगे ही वॉज अ लर्नेड एडवोकेट, वो एक बहुत ही होशियार, बहुत ही सीखा सिखाया एडवोकेट था, समझ गए ना, मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाला। तो ये लर्न की थर्ड फॉर्म है, ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, समझ गए। तो किसी किसी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब की एडजेक्टिव फॉर्म अलग अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्नड और लर्नेड वर्ड को अलग अलग समझे आप, है ना, वो एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। Kara sources said that after a detailed assessment of surplus land assets, various ministries are now ready to go ahead with monetization of ideal parcels for commercial development and infrastructure creation. बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। सूत्रों ने हमें बताया कि बाद में एक डिटेल्ड असेसमेंट के, असेसमेंट का मतलब होता है जायजा, है ना। तो पूरी तरह से डिटेल्ड जायजा करने के बाद, असेसमेंट के बाद सरप्लस मतलब जो जरूरत से ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा लैंड असेट्स की बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं, वो अब तैयार हैं कि वो गो अहेड करेंगी, आगे बढ़ेंगी इस मोनेटाइजेशन के साथ, जो है आइडल पार्सल्स की। पार्सल होता है छोटा सा टुकड़ा, आइडल मतलब जो कि बेकार पड़ा हो। तो लैंड के आइडल पार्सल को बेचने के काम के साथ बहुत सारी मिनिस्ट्रियां आगे बढ़ेंगी। क्यों? ताकि कमर्शियल डेवलपमेंट कर पाए, फोर लगा के बता रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाए। तो ऐसा सोर्सेज ने हमें बताया, इन्होंने एक डिटेल असेसमेंट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कह द यूनियन बजट हैड स्ट्रेस्ड ऑन एसेट मोनेटाइजेशन टू पुट द अवेलेबल रिसोर्सेज टू बेटर यूज। ये अच्छा सेंटेंस है। कह रहा हमारा जो यूनियन बजट था उसने स्ट्रेस ऑन किया था। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, ऑन लगा के बताते हैं किस चीज पे आपने जोर दिया। तो हमारे बजट ने भी बहुत जोर दिया था एसेट मोनेटाइजेशन पे, चीजों को बेचने पे, ताकि पुट कर पाए अवेलेबल रिसोर्सेज को बेटर यूज पे। तो ये अपने पास एक फ्रेज है यहां पे, टू पुट समथिंग टू
गुड यूज। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का अच्छा इस्तेमाल करना। जैसे मैं आपको बोलूं पुट योर टाइम टू गुड यूज, अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करो, सारा वक्त जो है पबजी पे मत गवाओ, है ना। तो आई विल से टू यू शुड पुट योर टाइम टू गुड यूज, है ना। वही यहाँ पे बजट भी कह रहा था कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बेचेंगे, ये सारी लैंड को बेचेंगे और इनको बेटर यूज पे पुट करेंगे, इनसे कुछ अच्छा इस्तेमाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया अपना। अब अपना इसी का एक छोटा सा आर्टिकल है इसके बाजू के अंदर, इसको भी ले लेते हैं। ये शायद एक ही सेंटेंस का या 2 सेंटेंस होंगे, इसके बाद अपने रैप अप करेंगे आज के सेशन को। अब देखो कह रहा है बिड टू बूस्ट इकोनॉमी, ये एक साथ आ नहीं रहा पूरा स्क्रीन में, चलो अभी आ गया, है ना। कह रहा है बिड टू बूस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। अब कैसे करेगा यही बताएगा। कह रहा है मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एसेट्स इज एम्ड एट शोरिंग अप गवर्नमेंट फाइनेंसेस थ्रू नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड जनरेटिंग फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। कह रहा है जो मोनेटाइजेशन है ना इस लैंड एसेट्स का, उसका एक ही मकसद है, एम्ड एट है कि वो शोर अप करेगा। शोर अप जानते हैं ना आप, शोर अप, शोर मतलब किनारा, अब मतलब ऊपर। कोई चीज डूब रही हो उसको आप किनारे पे लाएं, ऊपर लाएं पानी में से, तो आप उसको शोर अप करते हैं। मतलब क्या करते हैं, आप किसी चीज को सपोर्ट करते हैं, और वो भी तब सपोर्ट करते हैं जब उसको बहुत जरूरत हो सपोर्ट की। समझ गए ना, शोर अप एक फ्रेजल वर्ब है। तो ये मोनेटाइजेशन जो है ना, ये जो बेचने का काम है लैंड को, ये एम्ड एट है, इसका एक ही मकसद है कि ये शोर अप करे, ये नीचे से सपोर्ट करे सरकार के तनाव में आए हुए फाइनेंसिस को, है ना। और कैसे करे, नॉन टैक्स रेवेन्यू से। तो सरकार को टैक्स से रेवेन्यू तो मिलता ही है, इनकम तो होती है, पर ये एक ऐसी इनकम है जो कि टैक्स से नहीं आ रही बल्कि जमीन को बेचने से आ रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में सरकार को शोर अप करे, है ना। और देखो दूसरा इसका क्या था, एम्ड एट, जनरेट करना है फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव्स के लिए, हमारे ढांचागत कामों के नए कदमों के लिए, है ना। नए हम रोड, नए सड़क जो है, नए हाईवे हम बनाएंगे। यहां पे देखने वाली एक ही चीज है, एम के बाद में आप एट लगाते हैं, जनरली आपने देखा होगा एम 4 या एम 2, ऐसा बहुत कम देखेंगे। एम 4 होता है, एम 2 भी होता है, पर जनरली आप एम के बाद एट देखेंगे। देखने की चीज ये थी कि एट प्रपोजिशन के बाद में शोरिंग नाम का जो है ऑब्जेक्ट था, शोरिंग अप, वर्ब की एनजी फॉर्म आई थी किसके बाद, प्रपोजिशन के बाद। और देख रहे हो आगे एंड के बाद में फिर से वर्ब की एनजी फॉर्म आई है। तो एम एट 2 चीजों पे था ये, पहला शोरिंग अप करने पे, दूसरा जनरेट करने पे, दोनों को ही वर्ब के एनजी फॉर्म से हमने बताया। अगर यहां पे मैं जनरेट लिख देता, वर्ब के एनजी फॉर्म निकाल दूं, जनरेट लिख दूं, इसकी जगह ई लगा दूं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी अमिड द कोविड स्लम्प। कह रहे जो एक्सपेंशन है, जो फैलाव है इस प्रोग्राम का, वो एक्सपेक्टेड है, उससे ऐसी आशा है कि वो बूस्ट करेगा, वो चढ़ावा देगा, बढ़ावा देगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधियों को, बीच में इस कोविड स्लम्प के, इस कोविड की मंदी के। स्लम्प का मतलब होता है मंदी। इसी के साथ रैप अप करेंगे आज के सेशन को। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। ये स्लम्प वर्ड बहुत बार आता है, इसके 3 सिनोनिम्स आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो कि आप जनरली मेरे साथ न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। स्लम्प का मतलब होता है मंदी। कोई भी 3 सिनोनिम मंदी के जो आपको याद हो, आपने मेरे साथ अभी तक सीखे हो, डालना कमेंट सेक्शन में। फिर बता रहा हूं, जिन लोगों को ये पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, इनफैक्ट ये पढ़ पा रहे हो, उसके बाद भी आपको एडवांस लेवल पे जाना है, आप जरूर से ग्रामर प्लेलिस्ट को फॉलो करना शुरू करें। मैं आपको दिखा देता हूं, चैनल के होम पेज पे रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YIT। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की दो प्लेलिस्ट हैं, जिसमें SSC और बैंक्स की प्रीमियम वीडियोस आपको मिल रही हैं हर वीक, है ना। तो इसमें ऑलरेडी 40-50 वीडियोज आ चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन वीडियोज के लिए। SSC अगर बैंक की प्रिपरेशन आप करते हैं, ज्वाइन बटन को प्रेस करें, इंट्रो को प्ले करें, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे आपको इनको ज्वाइन करना है। चलिए मुलाकात लूंगा कल के सेशन में, एक शेयर देना वीडियो को। तब तक के लिए साइनिंग आउट।